नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझने को मिलने वाला है 11th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन। ये पार्ट 2 है। आप सभी को पता होगा कि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, हिंदी मीडियम में सरल स्पष्ट भाषा में समझा दिया है। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बात किया था। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े किस तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, उनको एकत्रित करने की जो भी विधियां थी उसके बारे में मैंने समझाया था। आज हम आंकड़े एकत्रित करने की जो जनगणना विधि है और प्रतिदर्श विधि है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ये भी चैप्टर जो है, वैसे तो आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर 2 में दे रखा है, लेकिन कई बुकों में चैप्टर 3 में ऐड किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक एनसीईआरटी से ही है। सारे बुकें जो भी बुकें बनी है सब एनसीईआरटी से ही बनी है, तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, आप सभी अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी है रोशन सा स्टडी पॉइंट। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूं, तो भाई टेलीग्राम चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वहां पे आपको पीपीटी पीडीएफ जो है ये फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं सांख्यिकी अनुसंधान की दो विधियों के बारे में, मतलब आंकड़े एकत्रित करने की जो दो विधियां है, एक तो जनगणना विधि है और एक प्रतिदर्श विधि है। पूरा जो चैप्टर रहेगा हमारा ये इन्हीं दोनों विधि का अध्ययन करता है। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करूंगा एक स्टोरी से, और एक स्टोरी सुनाऊंगा और एक स्टोरी के माध्यम से आपको दोनों में क्या अंतर है, दोनों विधि किस तरीके से काम करती है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टोरी है मेरे एक टीचर की जो सोशल साइंस पढ़ाते थे मेरे को, स्कूल टाइम की बात है। ठीक है। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी मेरे को, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और उसी से आप समझ जाएंगे जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि में आखिरकार क्या अंतर होता है। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि इससे पहले हमारे देश में जो जनगणना हुआ है वो कब हुआ है जी? जनगणना कब हुआ है? 2011 में, है ना। 2011 के बाद 21 में आपको पता है कि हर 10 साल में भारत में जनगणना कराया जाता है, लेकिन अभी 2021 में जनगणना होना था लेकिन उसको करवाया नहीं गया। इससे पहले 2011 में जनगणना हुआ था। तो हमारे जो मास्टर जी थे, हमारे जो टीचर साहब थे, वो जनगणना के दौरान गए थे और उनको भेजा गया था, जैसे आसपास का हमारा एरिया है तो आजादपुर का एरिया आप समझ लो। ठीक है। तो आजादपुर में उनको भेजा गया। अब जनगणना के समय टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती थी। भाई टीचर्स लोग जाते थे, घर में जाते थे, उनके बारे में जो भी घर में फैमिली रह रही है, गार्जियन का नाम क्या है ना, जो बच्चे कितने हैं, सारा कुछ जानकारी एकत्रित करने का काम टीचर्स वगैरह को दिया जाता था। यही सारे जो होते थे वो कहीं ना कहीं जनगणना में मुख्य योगदान निभाते थे। ग्राउंड पे मतलब एक तरीके से जो मुख्य रोल होता था टीचर्स वगैरह का ही ज्यादा होता था। तो मेरे जो मास्टर जी थे वो भी क्या थे, तो वो एक घर में गए और उन्होंने, वो घर के जो गार्जियन थे उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। ठीक है। उनसे उनकी बीवी का नाम पूछा और बच्चों का नाम बताया, मतलब बच्चों का नाम पूछा। तो जो घर के मुखिया जी थे उन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम ये है और मेरी बीवी का नाम ये है और मेरी मतलब एक बीवी है, उसके 5 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने बोल दिया। उसके बाद सर ने बोला ठीक है जी, शुक्रिया आपका, सारा कुछ जानकारी उन्होंने ले लिया। उसके बाद मेरे सर जो थे वो जा रहे थे वहां से। ठीक है। तो अंकल जी ने रोक लिया उनको। अंकल जी ने बोला अरे मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं, मेरी एक और बीवी है जो कि 2nd फ्लोर पे रहती है। ठीक है। तो सर ने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, आपने 2 शादी कर रखी है? उसने बोला आप पहले मेरी दूसरी वाली बीवी का नाम लिखिए और उसके जो 6 बच्चे हैं, 6-7 जो भी बच्चे थे उसके नाम लिखिए। ठीक है। ये उन्होंने बताया। फिर सर ने बोला बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया। फिर वो जा रहे थे। अंकल जी ने फिर से रोका, जो घर के मुखिया साहब थे उन्होंने फिर से रोका, अरे सर कहाँ जा रहे हो, मेरी एक और बीवी है जो कि 3rd फ्लोर पे रहती है। तो फिर वो सर दोबारा आए, उन्होंने फिर से उनकी बीवी, तीसरी बीवी का नाम लिखा, उसके 7 बच्चे थे, उन सारे बच्चों का नाम लिखा। ठीक है। तो इस तरीके से जनगणना विधि में ये होता है कि जितने भी लोग हैं, है ना, जो सांख्यिकी में मतलब जितने भी मदे हैं सभी के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जैसे कि मान लो आजादपुर में अगर 100 घर है ना, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, 100 घर है और 100 घर से हमें जानकारी जुटानी है, तो जनगणना विधि में क्या होगा कि 100 के टोटल 100 घरों में जाया जाएगा और पूरे 100 घरों के बारे में A to Z जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारियां
ली जाएगी, यानी कि सभी मदों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें हुआ। लेकिन अगर हम प्रतिदर्श विधि की बात कर लेंगे, इंग्लिश में इसको हम सैंपलिंग मेथड बोल देते हैं। सैंपलिंग, कुछ सैंपल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर 100 घरों के बारे में जानकारी जुटाना है तो मेरे सर क्या करते, अभी तो वो पूरे आजादपुर में जितने भी 100 घर है सभी घर में गए, सभी घरों से उन्होंने जानकारी जुटाई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जनगणना विधि बोल दिया। लेकिन वो सिर्फ 10 घर में जाते। ठीक है, 10 घर में जाते और 10 घर में से जानकारी जुटा के उस सभी 100 घरों के बारे में निष्कर्ष निकाल देते। सिर्फ 10 घर से जानकारी जुटा के कि भाई एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, है ना, 2 बुजुर्ग है, वगैरह वगैरह, जो भी जानकारी जुटा तो सिर्फ 10 घर से जानकारी जुटा के पूरे 100 घरों के बारे में वो निष्कर्ष निकाल लेते, तो उसको हम क्या बोल देते जी, प्रतिदर्श विधि। यानी कि इस 10 घर जो है वो सैंपल के तौर पे यूज किया गया और पूरे 100 घरों के बारे में इस 10 घर से ये जानकारी जुटा ली गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे जी, प्रतिदर्श विधि बोल देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जनगणना और प्रतिदर्श विधि में क्या अंतर है आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार रीड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्या लिखा है देखो, जनगणना विधि वह विधि है, हाँ जी, तो जनगणना विधि जो है वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या के प्रत्येक मध्य के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है ना। तो जनगणना विधि में क्या होता है, जितनी भी मदे है, समग्र मदों के बारे में जानकारी जुटाया जाता है, जितनी भी चीजें हैं सभी के बारे में विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जनगणना विधि। ठीक है जी, तो जो किसी भी देश में जनगणना कराया जाता है वो इसी मेथड से होता है, जनगणना विधि से ही होता है। ठीक है, तो वो जनगणना वाला विधि, मतलब जनगणना जो होता है वो चीज यहाँ पे नहीं है। जनगणना एक विधि है, आंकड़े एकत्रित करने का एक तरीका है जिसको हम जनगणना विधि बोलते हैं। और देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जनगणना होती है वो इसी विधि से होती है, जनगणना विधि से ही कराई जाती है। इतना समझ गए आप। अब प्रतिदर्श विधि के बारे में देख लेते हैं जी। प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें प्रतिदर्श अर्थात किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं तथा उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि एक छोटे समूह से, जैसे कि मैंने बोला कि 100 घरों के बारे में, आजादपुर के 100 घरों के बारे में हमें जानकारी जुटाना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 घरों से जानकारी जुटा लेंगे और उसी से पूरे 100 घरों के बारे में हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे जी, प्रतिदर्श विधि। यानी कि कुछ छोटे समूह से जानकारी जुटा के हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो इसको प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई डाउट बचा नहीं होगा आपके मन में। चलिए जी, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप एग्जाम्पल देके नहीं समझाते हो, तो आज भाई पूरी तरीके से एग्जाम्पल देके ही चीजें आपको समझाने वाला हूं। ठीक है जी, देखो अब एक एक करके हम जनगणना विधि के क्या विशेषताएं हैं, क्या खामियां हैं, या फिर जो प्रतिदर्श विधि है उसकी क्या विशेषता है, क्या खामियां है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आ चुका है वो है जनगणना विधि के प्रमुख गुण, है ना, यानी कि विशेषताएं क्या होती है, खासियत क्या है इस विधि की। तो देखो सबसे पहले तो भाई देखो ये विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों है, विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं क्योंकि सभी मदों के बारे में जानकारी जुटाई गई है ना। जो जिस समूह में शामिल, जितनी भी एक समूह में शामिल जितनी भी चीजें हैं सभी के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, सभी मदों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, इसीलिए इसको ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। पक्षपात की कम संभावना होती है ना। पक्षपात की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस कुछ ग्रुप को हमने शामिल कर लिया और उससे जानकारी जुटा ली, सभी मदों के बारे में ये डाटा एकत्रित किया गया है, इसलिए पक्षपात की संभावना इसमें कम से कम देखने को मिलती है। भेदभाव बहुत कम से कम देखने को हमें इस विधि में मिलती है। ठीक है जी। विस्तृत सूचना है भाई, विस्तृत सूचना का मतलब क्या है कि बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है ना। बहुत सारी, एक जानकारी हम जुटाने जाएंगे लेकिन उसके अलावा हमें दूसरी जानकारियां भी मिल सकती है। जैसे कि जनगणना अगर करने कोई हमारे मास्टर साहब ही गए हैं तो अब किसी व्यक्ति के बारे में, उसके उम्र के बारे में, या फिर उनकी आयु कितनी है उसके बारे में, है ना, उनके लिंग के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके धर्म के बारे में सब कुछ जानकारी मिल सकती है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्तृत सूचना। जनगणना विधि से क्या हो जाता है जी, विस्तृत सूचनाएं मिल जाती है, व्यक्ति की आयु, व्यवसाय, आय, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। मिश्रित अनुसंधान का मतलब है कि अगर अनुसंधान का क्षेत्र अलग अलग है, मिश्रित है, ठीक है,
तो भी हमें इससे बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। देखो क्या लिखा है, यदि अनुसंधान की प्रकृति इस प्रकार की है कि सांख्यिकी समूह की प्रत्येक मद का अध्ययन करना आवश्यक है तो इस विधि का प्रयोग ही लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए जनगणना इसी विधि द्वारा की जा सकती है ना, क्योंकि जनगणना जब करवाई जाती है तो आपको पता है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के घर की बात कर ली और दूसरे व्यक्ति के घर की बात कर ली, तो उसमें दोनों में बहुत ज्यादा विविधताएं होगी। एक की फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, दूसरे की फैमिली बहुत छोटी हो सकती है ना, इनकम अलग अलग हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें अंतर देखने को मिलेगा, है ना। मिश्रित जो अनुसंधान है उसके अध्ययन के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है जनगणना विधि को, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी इसमें हमें मिल जाती है, वही बात इसमें बताई गई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला जनगणना विधि के प्रमुख अवगुण। देखो भाई, अवगुण की बात करें या खामियों की अगर हम बात करें तो जनगणना विधि बहुत खर्चीली विधि है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है भाई इसमें, है ना, क्योंकि सभी मदों के बारे में जानकारी जुटाना है। सभी मदे जो है ना, समूह में शामिल जितनी भी मदे सभी के बारे में जानकारी जुटाना होगा, तो भाई ज्यादा धन, ज्यादा समय लगता है, अधिक मानव शक्ति का इस्तेमाल होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तभी जाके, जैसे जनगणना का ही एग्जाम्पल ले लो ना, जनगणना होगा तो भाई हर एक घर में जाना है, हर एक घर से जानकारी जुटानी है, तो ज्यादा मानव शक्ति का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आसान था बहुत, दोनों ही पॉइंट बहुत ही आसान था, है ना। विशाल अन्वेषण के संबंध में अनुपयुक्त होता है। अगर अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो विशाल है, ठीक है जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक मिनट, हाँ, यदि सांख्यिकी समूह बहुत ही विशाल है तो सभी मदों से संपर्क करना संभव नहीं होता। इस स्थिति में जनगणना विधि उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है जी। अगर सांख्यिकी का जो समूह है वो बहुत बड़ा है तो उस समय ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता, ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा धन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा उपयोग में नहीं आता है। अब सरकार जो है जनगणना करवाने के लिए इसी विधि का इस्तेमाल करे, क्योंकि सरकार के पास भाई पैसे है, सरकार पैसे खर्च कर रही है। लेकिन कोई कंपनी है जो कि छोटी मोटी कंपनी है ना, वो इस विधि से डाटा क्यों एकत्रित करवाएगी भाई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा धन लगने वाले हैं। तो विशाल अन्वेषण के संबंध में क्या होता है, अनुपयुक्त होता है। जो अनुसंधान का क्षेत्र अगर विशाल काय है तो अक्सर इसको, इस विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो प्रतिदर्श विधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिदर्श विधि के बारे में। आपको पता है प्रतिदर्श विधि में सभी मदों के बारे में जानकारी न जुटाकर ऐसा किया जाता है कि कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, है ना, और उससे ही निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। सभी मदों के बारे में जानकारी निकाल लिया जाता है, निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, तो इसको हम प्रतिदर्श विधि कहते हैं। देखो भैया, सबसे पहली खासियत ये कि कम खर्चीली विधि है। कम खर्चीली विधि क्यों है, क्योंकि भाई सभी मदों के बारे में जानकारी नहीं जुटाया जाता, है ना। इसमें कम धन का, कम मेहनत का खर्च होता है ना, तो ये बहुत फायदेमंद है ये विधि। इसके अलावा समय की बचत हो जाती है भैया, ठीक है, क्योंकि आंकड़े जल्दी मिल जाते हैं। जल्दी मिल जाएगा यानी कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचना भी आसान हो जाएगा, जल्दी से पहुंच सकते हैं। एक औसत जानकारी तो हम आसानी से ले ही सकते हैं इस विधि के माध्यम से। लेकिन अगर जनगणना विधि से जाओगे तो भैया बहुत समय लगेगा, जनगणना करवाने में सालों लग जाते हैं जी, ठीक है, आपको पता ही है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती की पहचान, ठीक है, इस विधि में क्या होता है, गलती की पहचान करना आसान होता है, क्योंकि कम मदों से हमने जानकारी जुटाई है, कम डाटा से हम निष्कर्ष पे पहुंचे, तो हम आसानी से गलती की पहचान कर सकते हैं। लेकिन अब जनगणना विधि में भाई आपने अगर गलती कर भी दी है तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे डाटा होंगे, उसमें से कहां गलती की है वो भाई, क्या गलती की है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो गलती की पहचान इसमें हो सकती है। विशाल अन्वेषण मतलब बड़े क्षेत्र के लिए भी क्या है, अगर अनुसंधान का क्षेत्र विशाल काय है जहां पे रिसर्च हमें करना है तो उसके लिए भी उपयोगी है, ठीक है जी, क्योंकि कम धन, कम पैसे, कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, खर्चा कम होगा इस विधि में, है ना। तो इसलिए ये उपयुक्त माना जाता है विशाल अनुसंधान क्षेत्र के लिए ये इस विधि को, ठीक है जी। तो ये आपको प्रमुख मैंने क्या बता दिए, विशेषता यानी कि गुण बता दिए, कौन सी विधि के, प्रतिदर्श विधि के। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं प्रतिदर्श विधि के प्रमुख अवगुण। प्रतिदर्श विधि के प्रमुख अवगुण क्या है, कमियां क्या है। तो सबसे पहले पक्षपातपूर्ण है, मतलब भेदभाव हो सकता है भाई इसमें, क्योंकि कई बार अनुसंधान क्या करते हैं, ज्यादा बढ़िया आंकड़े एकत्रित करने के लिए
है ना, ज्यादा बढ़िया आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, पक्षपात कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि किसी क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को भेजा गया और ये पता करने के लिए कि वो क्या करे, गरीबी और अमीरी के बारे में डाटा एकत्रित करके दे। ठीक है, तो उनको ये दिखाना है कि इस एरिया में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ अमीरों के बारे में डाटा एकत्रित करेंगे, गरीबों को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें सभी के बारे में तो जानकारी जुटानी नहीं है, कुछ समूहों को लेना है बस। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, पक्षपात हो जाएगा, अशुद्ध निष्कर्ष निकलेगा। जाहिर सी बात है कि भाई जब सभी मदों के संदर्भ में सूचनाएं नहीं होंगी, है ना, समूह के सभी मदों के संदर्भ में सूचनाएं नहीं होगी, तो इससे अक्सर जो अशुद्ध निष्कर्ष है, जो गलत कंक्लूजन है, वही निकलेगा। ये भी आप समझ चुके होंगे आसानी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई। अब किसका चुनाव करना है? कई बार क्या होता है कि भाई समूह में से हम किस किस को सेलेक्ट करें निष्कर्ष के लिए, ये चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है इस विधि में, है ना। क्या लिखा है, इस अनुसंधानकर्ता के लिए कई बार ऐसे प्रतिदर्श का चुनाव कठिन हो जाता है जो समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हो। मतलब कि जितने भी मान लो कि 100 लोग हैं, ठीक है, मान लो 100 लोग हैं, अब 100 में से ऐसे मेरे को 4 लोग सेलेक्ट करने हैं या 10 लोग सेलेक्ट करने हैं जो कि सभी 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, सभी 100 लोगों के बारे में मतलब सही से जानकारी हमें मिल जाए, सिर्फ 10 लोगों के बारे में जानकारी जुटा के। तो ये 10 लोगों को सिलेक्ट करना एक मुश्किल काम होगा ना भाई, जो 100 लोगों को आप प्रतिनिधित्व करें, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये कठिनाई आ जाती है, ये एक समस्या हो गई इसकी। इसके अलावा विशिष्ट ज्ञान प्रतिदर्श विधि एक तकनीकी विधि है, और तकनीकी विधि है, समग्र में से उपयुक्त प्रतिदर्श लेने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होना बहुत जरूरी होता है भाई। विशेष ज्ञान यानी कि आपको इस विधि का अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को प्रतिदर्श के सभी विधियों का ज्ञान होता है तो आसानी से मतलब अगर उसको प्रतिदर्श विधि का ज्ञान अच्छा नहीं है तो वो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता, है ना, सही जानकारी एकत्रित नहीं कर सकता। तो पद्धति का जो प्रतिदर्श विधि की जितनी पद्धतियां है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस विधि से निष्कर्ष निकालने के लिए। ठीक है जी, तो ये 4 आपके अवगुण मैंने बता दिए हैं। इस तरीके से अवगुण वाले पॉइंट आपके खत्म हो जाते हैं। देखिए जी, आगे हमारा अगला टॉपिक आ चुका है। अगला टॉपिक है प्रतिदर्श की आवश्यक तत्व। यानी कि अगर सैंपल हम लेते हैं, ठीक है, मान लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें 100 में से 100 लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है जी, है ना, 100 लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है, तो हमने सिर्फ 10 लोगों का सैंपल लिया है। ठीक है, सैंपलिंग विधि में ही होगा कि 10 लोगों का सैंपल लेंगे और ये 10 लोगों से हम 100 लोगों के बारे में जानकारी जुटा लेंगे। ठीक है, तो आवश्यक तत्व क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 10 लोगों को सिलेक्ट करते समय, ये 10 लोगों का हमें सैंपलिंग लेते समय किन बातों को ध्यान में रखना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उसी के बारे में इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। प्रतिदर्श की आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहला पॉइंट बता रखा है प्रतिनिधित्व, है ना। एक ऐसा सैंपल आपको लेना है जो कि सभी मदों का प्रतिनिधित्व करे। आप अगर 10 लोगों के लिए हैं तो 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि पूरे 100 लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, 100 लोगों के बारे में जानकारी हमें दे सके। ठीक है जी, तो प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए, स्वतंत्र हो, है ना, जो भी मतलब समग्र की जो सभी इकाइयां है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, ताकि सही निष्कर्ष निकल सके। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सजायता। सजायता का मतलब क्या है कि आप ऐसे मदों को सेलेक्ट करेंगे जो कि एक जैसे होंगे, ज्यादा अंतर उनमें नहीं होगा, है ना, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी समूह में से मान लो कि मान लो स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से मैं एक औसत ज्ञात करना चाहता हूं कि औसत जो बच्चे हैं वो मोटे हैं या फिर छोटे हैं, है ना, तो मेरे को क्या करना होगा, हर टाइप के जो बच्चे हैं उनका एक अलग अलग ग्रुप बनाना होगा। मोटे लोगों का अलग ग्रुप, उनको एक तरीके से अलग तरीके से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो छोटे होंगे उनको अलग तरीके से सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से सजातीयता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यदि किसी सांख्यिकी समूह में 2 या 2 से अधिक सैंपल होते हैं, छांटे जाएंगे, तो उसमें समानता होना चाहिए, अर्थात उनकी विशेषता एक जैसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, पर्याप्तता।
प्रतिदर्श के रूप में चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, तभी विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। अगर मैं जैसे कि 100 लोगों का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, 100 लोगों से हम 100 लोगों के बारे में जानकारी जुटानी है और सैंपल के तौर पे मैंने सिर्फ 2 लोगों को ले लिया, तो इससे भी क्या होगा, सही निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 लोगों को लूंगा तो भी मुश्किल होगा। कम से कम अगर मैं 10 लोगों को ले रहा हूं चलो, या फिर मैं 15 लोगों को ले रहा हूं, या फिर 20 लोगों को ले रहा हूं, ये तो फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोगों से मैं निष्कर्ष निकाल देता हूं, 2-3 लोगों का विश्लेषण करके मैं निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सही निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रतिदर्श की विधियां कौन कौन सी है। जैसे कि हम सैंपलिंग मेथड की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग मेथड से हम किस तरीके से सूचना एकत्रित कर सकते हैं, जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो सैंपलिंग विधि के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, है ना। प्रतिदर्श की अनेक प्रकार की विधियां होती है। यहाँ पे देखो 6 विधियों के बारे में लिखा गया है, 6 विधियों के बारे में यहाँ पे हमें स्टडी करना है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी कि रैंडम सैंपलिंग इसको हम बोलते हैं। रैंडम आप लोग समझते हैं, अभी एक एक करके सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस अभी नाम याद रख लो, आप नाम याद कर सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भाई इंग्लिश में भी लिख रखा है, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में याद कर लेना। सब विचार प्रतिदर्श, स्तरिक प्रतिदर्श, ठीक है, व्यवस्थित प्रतिदर्श है, कोटा प्रतिदर्श है और सुविधानुसार प्रतिदर्श है, ठीक है जी। तो ये कुल मिला के 6 प्रतिदर्श की विधियां है, जिसके बारे में एक एक करके हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी शुरू करते हैं, आजा भाई। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, इसमें हम रैंडमली यानी कि एकदम से हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को मैं आपके क्लास में आया और आपके क्लास में से जानकारी जुटाना चाहता हूं कि एवरेज हाइट कितनी है आपकी क्लास की, ठीक है। तो मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, मैंने 5 स्टूडेंट मेरे को लेना है। मैंने आंख बंद किया, मैंने बोला भाई तू आजा, तू आजा, तू आजा और तू आजा, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, रैंडम मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी को हम यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी कि रैंडम सैंपलिंग कह देते हैं। अब इसमें क्या है, 2 विधियां होती है भाई। रैंडम जो सैंपलिंग है इसकी 2 विधियां, 2 तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिदर्श तैयार करते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। एक होता है लॉटरी विधि, ठीक है जी। लॉटरी विधि में क्या होगा बच्चों, लॉटरी विधि में वही होगा, एक पर्ची तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। उस पर्ची में किसी का नाम या फिर कोई नंबरिंग कर दी जाएगी या नाम दे दिया जाएगा, उस पर्ची को सिलेक्ट करेंगे, है ना। और उन्हीं लोगों को फिर सैंपलिंग के तौर पे लिया जाएगा, या उन्हीं मदों को सैंपलिंग के तौर पे लिया जाएगा जो लॉटरी में आएंगे। तो इसको लॉटरी विधि बोल देते हैं। एक होता है हमारा संख्यागत तालिका के रूप में, है ना। इसमें क्या होगा कि संख्याओं का एक तालिका बना दिया जाएगा, ठीक है। संख्याओं का तालिका बना दिया जाएगा और उसमें से जो भी संख्या सेलेक्ट करना है, मान लो हमें 3 लोगों को लेना है, तो इसमें से तालिका में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उससे फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। ये 3 सैंपल हो गए भाई, इससे आप पूरे ग्रुप का निष्कर्ष निकाल लो। तो इसको तालिका विधि बोल देते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लॉटरी विधि। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसान था ये बहुत। रैंडमली सैंपलिंग क्या होता है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस विधि के प्रमुख गुण क्या होते हैं भाई, इसके प्रमुख गुण क्या है, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती। पक्षपात की संभावना यानी कि भेदभाव की संभावना क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई सभी मदों को इसमें शामिल होने की या सभी लोगों की शामिल होने की पूरी संभावना होती है। आंख बंद कर रखा है, अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन मेरा भाई है कौन मेरी बहन है, मेरे को नहीं पता, समझ रहे हो। तो इसलिए ये पक्षपात इसमें नहीं होती। समग्र की प्रत्येक इकाइयों को का चुनाव का समान अवसर इसमें मिल जाता है जी, सभी को चुनाव का समान अवसर मिलेगा। प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। शुद्ध होंगे आंकड़े ये। यह एक सरल विधि है जिससे अनुसंधानकर्ता के समय तथा मेहनत की बचत होती है, यानी कि इसमें समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है। प्रमुख अवगुण क्या है जी, प्रमुख अवगुण की बात करें तो यह प्रतिदर्श का आकार छोटा है, तो इस विधि द्वारा सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, है ना। अगर प्रतिदर्श का आकार छोटा है, सैंपलिंग का जो आकार है बहुत कम लोगों को लिया गया है, तो सही निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। कम लोगों को सैंपल के तौर पे लिया गया है,
या कम मदों को लिया गया है, तब निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि सांख्यिकीय समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है, तो यह विधि उपयुक्त नहीं होगा, है ना। तो मान लो कि भाई मेरे को एवरेज हाइट का ज्ञात करना है, ठीक है, कि भाई आपकी क्लास में एवरेज हाइट कितनी है वो मेरे को ज्ञात करना है, और मैंने आंख बंद करके भाई 5 लोगों को ले लिया, अब 5 के 5 छोटे आ गए भाई, बिल्कुल पिद्दी छोटे हाइट वाले, तो सही निष्कर्ष निकलेगा, एवरेज हाइट नहीं निकलेगी। एवरेज हाइट तो भाई छोटा निकल जाएगा कि भाई आपकी क्लास में सबसे ज्यादा लोग छोटे हैं। अगर आंख बंद करके मैंने 5 स्टूडेंट ऐसे ले लिए कि भाई लंबे हैं बिल्कुल या मोटे हैं, तो एवरेज क्या निकल जाएगा भाई, वो लंबे हैं। या फिर अगर मैं मोटापे और पतले लोगों की बात करूं, तो सिर्फ मोटे लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज भाई उस समय उपयुक्त नहीं है, काम में नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मत कहना भैया एग्जांपल देके नहीं समझा रहे, आज तो भाई सारी चीजें एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, ठीक है। अब आज जो अगला आ गया है सविचार प्रतिदर्श, है ना। सविचार से समझ में आता है खुद के विचार से। इसमें क्या होता है, एक अनुसंधान करता ना खुद के विचार से ले लेता है, जिन जिन चीजों को लेना है उसको वो ले लेगा, जिन जिन मदों को शामिल करना है अपने विचार से क्या करेगा, सैंपलिंग में ऐड कर देगा, ठीक है। इसमें आंख वाँख बंद करने की जरूरत नहीं है, रैंडम कोई सिलेक्ट नहीं, तो लॉटरी वॉटरी का यूज नहीं होता है, बल्कि वो फेस टू फेस। मान लो कि अगर आपकी क्लास से ही मेरे को सेम मैं वही एग्जांपल देता हूं, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है और मेरे को एवरेज हाइट या फिर एवरेज वेट का पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने विचार से कोई भी 5 लोगों को ले लूंगा और उससे मैं निष्कर्ष निकालूंगा, ठीक है जी। तो इसमें ये होता है सुविचार वाले में या सविचार वाले में। देखो सविचार प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधान करता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयां चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है जी। तो इसमें अपने हिसाब से वो क्या करेगा, जो अनुसंधान करता है वो ऐसे इकाइयों को सेलेक्ट कर लेगा जो उसको लगता है कि हाँ भाई ये सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, सभी इकाइयों के बारे में जानकारी दे रहे होंगे, ठीक है जी। अब देखो प्रमुख गुण क्या है इस विधि के, ये विधि काफी खर्चीली विधि, ये विधि जो है कम खर्चीली है, ठीक है जी। यह विधि सरल भी है, बहुत आसानी से हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यह विधि ऐसे क्षेत्र में अधिक उपयुक्त है जिसमें लगभग एक सी इकाइयां हो, या जहां कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है वो कि उनका अनुसंधान में शामिल करना, उस मद को अनुसंधान में शामिल करना बहुत जरूरी हो, तो उस समय भी ये विधि उपयुक्त होती है। उस समय खास करके ज्यादा उपयुक्त होती है जब जिस पर्पज से मैं अनुसंधान कर रहा हूं, है ना। अब मेरे को एवरेज हाइट के बारे में पता करना है ना, कि आपकी क्लास में एवरेज हाइट कितनी है, तो मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूंगा ना कि भाई जो थोड़ा हाइट में ज्यादा भी हो कम भी हो, हर तरीके के लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, है ना, तब जाके सही निष्कर्ष पे मैं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद है अगला है हमारा इसमें अवगुण। जो सविचार प्रतिदर्श है उसके प्रमुख अवगुण क्या है, पक्षपात की अधिक संभावना होती है भाई इसमें, ठीक है। पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, क्योंकि अनुसंधान करता मान लो अपने रिकॉर्ड को अच्छा दिखाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पक्षपात कर देगा। पक्षपात की संभावना के फलस्वरूप इस विधि में विश्वसनीयता नहीं रह जाती है, मतलब कि इस विधि में विश्वास करना, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श। देखो स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श जो है, इस प्रतिदर्श की खासियत क्या होती है, ये मिश्रित है। किसका मिश्रित है जी, किसका मिश्रित है, तो अभी हमने जो रैंडम सैंपलिंग यानी कि यादृच्छिक प्रतिदर्श के बारे में हमने बात किया और सब विचार प्रतिदर्श की बात किया, उन दोनों का मिश्रण होता है इसमें, है ना, इसीलिए तो इसको मिश्रित प्रतिदर्श बोल दिया है। अब इसमें होता है क्या है, इसमें पहले मैं क्या करूंगा, पहले अपने विचार से मैं किसी मद के बारे में जानकारी जुटा लूंगा अपने विचार का इस्तेमाल करके, फिर उसको क्या करूंगा, रैंडमली मैं जो भी सैंपल मेरे को लेना है वो ले लूंगा। जैसे मान लो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। आपके क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है जी। अब इन 100 स्टूडेंट के बारे में मेरे को जानकारी जुटानी है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 100 में से कितने स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, कितने कॉमर्स स्ट्रीम के। तो मैंने देखा कि भाई आर्ट्स स्ट्रीम के 50 स्टूडेंट है, ठीक है। पहले मैंने पहला भाग क्या बना लिया, आर्ट्स स्ट्रीम का बना लिया। दूसरा मैंने देखा है कि भाई आपके 30 जो स्टूडेंट है, ठीक है,
वो कॉमर्स स्ट्रीम के। तो ये मैंने क्या किया, पहले अपने विचार से मैंने दो भागों में ये पूरी जो जनसंख्या है उसको मैंने बांट दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रैंडम विधि का इस्तेमाल करके इनके बारे में जानकारी जुटाऊंगा। जो भी मेरे को जानकारी इनके बारे में जुटाना है वो रैंडम विधि का इस्तेमाल करके जुटाऊंगा। मतलब कि इसमें दोनों विधि का क्या होगा, मिश्रण होगा। इस विधि में जो हमारी पहले वाली जो दोनों विधि है उसका मिश्रण होगा। क्या लिखा है देखो, प्रतिदर्श की यह विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समय की इकाइयां एक समान ना होकर विभिन्न विशेषताओं वाली होती है। स्तरित प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, पहले जो भी डाटा हमारे पास है उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, उसके बाद यादृच्छिक विधि का इस्तेमाल करके यानी कि रैंडम सैंपलिंग विधि का इस्तेमाल करके एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। ठीक है। इसके अगर हम प्रमुख गुण की बात कर लेते हैं, विशेषताओं की बात करें, तो इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है ना, ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का प्रतिनिधित्व इसमें हो सकता है। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव है, यानी कि इसमें तुलना किया जा सकता है मदों के बीच में, जो भी मदों को सैंपलिंग के तौर पे यूज किया गया है उसमें तुलना हो सकता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श की यह विधि विश्वसनीय और अर्थपूर्ण है, मतलब कि इस पे विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय माना जा सकता है इससे जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। उसके बाद अब उनकी बात कर लेते हैं। तो इस विधि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह विधि तभी अपनाई जा सकती है जब समग्र तथा उनके विभिन्न भागों की जानकारी हो। ठीक है जी। इस विधि का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब अनुसंधान क्षेत्र जो है, यानी कि जिस मदों के बारे में जानकारी आप जुटा रहे हो उसका आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, अच्छे खासे नॉलेज के साथ आप क्या कर रहे हो, जानकारी जुटा रहे हो, तब जाके उपयोगी माना जाएगा। यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया तो पक्षपात की संभावना हो सकती है। अगर समग्र का जो विभाजीकरण की मतलब जो विभाजन है वो सही तरीके से नहीं किया जाएगा, जो आंकड़े होंगे हमारे उसका सही तरीके से विभाजित नहीं किया जाएगा, तब गलत परिणाम निकल सकते हैं। यदि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है तो उसे और अधिक छोटे भागों में बांटना कठिन हो जाता है ना। अब मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों के बारे में जानकारी जुटाना है, तो छोटे भागों में क्या करोगे, एक एक भागों में बांटोगे, या फिर कम संख्या है तो उसको और कितने भागों में आप बांट के उसका विश्लेषण कर सकते हो। फिर उस समय सैंपलिंग तैयार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी निष्कर्ष पे निकलने के लिए, पहुंचने के लिए सैंपलिंग के तौर पे थोड़े बहुत डाटा तो चाहिए ताकि सही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया व्यवस्थित प्रतिदर्श। ठीक है, व्यवस्थित प्रतिदर्श में हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एक व्यवस्थित ढंग से सैंपलिंग के तौर पे लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, फिर से आपकी क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, इनके बारे में हमें जानकारी उठाना है। तो अब व्यवस्थित में क्या होगा कि मान लो कि मैंने क्या किया, आपके पूरे क्लास को ना 10 ग्रुप में बांट दिया, 10-10 के ग्रुप में मैंने मतलब बांट दिया, 10-10 के ग्रुप में। ठीक है जी, 10-10 के ग्रुप में यानी कि 10 ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पहला जो मैंने प्रतिदर्श लिया, जो पहला सैंपल लिया वो मैंने रैंडमली ले लिया, एक रैंडमली ले लिया। मान लो कि पहले ग्रुप में 10 बच्चे खड़े थे, उसमें से मान लो मैंने तीसरे नंबर के बच्चे को ले लिया। ठीक है, तीसरे नंबर के बच्चे को मैंने रैंडमली लिया और फिर हर ग्रुप से जो तीसरा नंबर है, आगे मैंने क्या किया, हर ग्रुप से जो तीसरा नंबर है उसमें से एक स्टूडेंट को ले लिया। मान लो कि इसमें से जो तीसरे नंबर का होगा यानी कि 13वें नंबर का होगा उसको ले लिया। फिर मैंने लिया 30वें नंबर वाले का, इसमें से 25वें नंबर का हो गया, और 25वां कह रहा हूँ, 33वां नंबर हो जाएगा, फिर 43वां हो जाएगा, फिर 53, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित तरीके से मैंने क्या किया है, इसमें मैंने मदों को शामिल किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्यवस्थित प्रतिदर्श बोलेंगे। लिखा क्या है जी, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक आचार पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है। इसमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब कि इसमें मैं क्या करूंगा जी, आंकड़ों को उसकी विशेषता के आधार पे वर्गों में बांट दूंगा। ठीक है, उसकी जो अलग अलग विशेषताएं होंगी, संख्यात्मक विशेषता जो होंगी, या भौगोलिक विशेषता है, या फिर वर्णात्मक विशेषता, कोई भी अलग विशेषता हो सकती है, उस विशेषता के आधार में मैं आंकड़ों को भागों में बांट दूंगा। उसके बाद उसकी जो पहली जो इकाई होगी उसको मैं क्या करूंगा, यादृच्छिक यानी कि रैंडम विधि से सेलेक्ट कर लूंगा और फिर सभी को क्रम दे दूंगा। ये इस विधि में होता है। ठीक है जी,
देखो प्रमुख गुण क्या है इस विधि के, यह एक सरल प्रणाली है, इसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करना आसान हो जाता है। सैंपलिंग प्राप्त करना इस विधि से बहुत आसान है, सरल विधि है। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना कम होती है, पक्षपात नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि भाई वही है रैंडम, पहला जो है वो रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद उसी तरीके से हम क्रम देते चले गए। तो यहाँ पे जो अनुसंधान करता है वो अपने मन मुताबिक किसी मद को प्रतिदर्श में शामिल नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम पक्षपात रहित कह सकते हैं, ठीक है जी। मुख्य गुण क्या है जी, इस विधि में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पहली इकाई का चुनाव यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर होता है। अब देखो मतलब समान रूप से सभी मदों का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है पहली इकाई जो सेलेक्ट किया गया है वो किसको किया गया है। अगर पहली इकाई में चौथे नंबर को सेलेक्ट किया गया तो फिर यहाँ पे फिर 14वां नंबर आ जाएगा, फिर तीसरे में 24वां आ जाएगा, है ना। सभी मदों को इसमें शामिल होने की समान संभावनाएं नहीं होती है, ये इसकी एक अवगुण है। यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान है तो निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मान लो कि मैंने 10 ग्रुप में बांट रखा है, जो मैंने तीसरे नंबर का लिया, जो मैंने 13वें नंबर का लिया, जो मैंने 23वें नंबर का लिया या फिर 33वें नंबर का लिया, उन सबकी एक जैसी विशेषता है, समान विशेषताएं हैं उनकी, उन बच्चों की। तो निष्कर्ष निकालना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, सही निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये इसकी कमियां है, खामियां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श, ठीक है। कोटा में क्या होता है कि जो मदे हमारे पास होंगी ना, जो संख्या है उसको हम उसकी विशेषता के आधार पे अलग अलग कोटा दे देते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड करके सैंपल तैयार करते हैं। ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा इसमें बताना नहीं है आपको, ठीक है। क्या लिखा है, प्रतिदर्श को अभ्यंश विधि में जनसंख्या के इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग से कितनी इकाइयां चुननी है ना। तो वही बात है कि विशेषता के आधार पर हम क्या करते हैं, एक कोटा निर्धारित कर देते हैं आंकड़ों का, और फिर उससे जो गणक है वो निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। इसके कमियों वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं बता रखा है। अब उसके बाद है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। तो सुविधा अनुसार प्रतिदर्श में क्या होता है, जो भी एक अनुसंधानकर्ता को सही सुटेबल लगेगा। ऊपर के जो हमने 5 विधियों की बात की है, जो हमने 5 विधियों के बारे में हमने बात किया, ठीक है जी। तो 5 विधियों के बारे में जो हमने बात किया है उसमें से कोई भी अगर एक अनुसंधानकर्ता को ज्यादा सुविधाजनक लगता है, उसमें से किसी एक विधि का इस्तेमाल कर लेगा, है ना, और उसके माध्यम से प्रतिदर्श को तैयार करेगा। तो यहाँ पे हमें इसके अवगुण और गुण की बात करनी ही नहीं है, बस इसको आपको समझना था कि 5 में से कोई भी विधि का इस्तेमाल एक अनुसंधानकर्ता कर सकता है, ठीक है जी। चलिए खत्म, ये 6 के बारे में हमने समझ लिया। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला है प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता। अब एक जो प्रतिदर्श जो हम सैंपल ले रहे हैं, वो सैंपल विश्वास करने योग्य है या नहीं, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो विश्वास करने योग्य है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी जो प्रतिदर्श हमने लिया है वो विश्वास करने योग्य है या नहीं, वो डिपेंड करता है प्रतिदर्श का आकार कैसा है, ठीक है, साइज। मतलब कि जो भी डाटा एकत्रित किया गया उसमें कितने मदों को शामिल किया गया, है ना, उससे ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा विश्वसनीय होगा, कितना ज्यादा शुद्ध होगा। देखो क्या लिखा है, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है। यदि प्रतिदर्श का आकार बहुत कम होगा तो वह समग्र का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इसके फलस्वरूप उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। वही बात है कि मैंने बोला कि जैसे 100 लोग हैं एक क्लास में, और सिर्फ मैंने क्या किया, 2 लोगों से या 3 लोगों से जानकारी जुटा के मैंने 100 लोगों के बारे में निष्कर्ष निकाल दिया, तो ये तो भाई गलत निष्कर्ष निकलेगा। कम से कम एक एवरेज जो होना चाहिए 10, 12, 15 का, वो तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये जरूर होना चाहिए, प्रतिदर्श का आकार ठीक ठाक हो। उसके बाद है प्रतिदर्श की विधि। प्रतिदर्श की विधि भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि किस विधि से डाटा को एकत्रित किया गया है, मतलब सैंपल को तैयार किया गया है ना। यदि प्रतिदर्श की विधि सरल तथा व्यापक नहीं होगा तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस कारण क्या है कि परिणाम अक्सर गलत ही निकलेंगे। तो सही विधि का चुनाव देखना होगा कि कौन सी विधि के माध्यम से डाटा को एकत्रित किया गया है। अगर ऐसी विधि का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सभी मदों का प्रतिनिधित्व समान रूप से है, सभी चीजों का प्रतिनिधित्व जो है समान रूप से हुआ है, तो फिर ये शुद्ध होगा,
है ना, सूचना एकत्रित कर मतलब बढ़िया तरीके से होगा। देखो, सूचकों तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना, अगर मान लो जो सूचक है, जो सूचना एकत्रित करने गया है, या जो गणक होते हैं, प्रगणक बोल दो या गणक बोल दो, एक ही बात है, उसमें अगर पक्षपात की भावनाएं हो, किसी एक वर्ग या किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, तो इस समय भी ये सैंपलिंग मेथड जो है वो ज्यादा विश्वसनीय आंकड़े हमें नहीं दे सकता है, सही जानकारी नहीं दे सकता। देखो क्या लिखा है, यदि सूचकों या प्रगणकों में पक्षपात की भावना होगी तो प्रतिदर्श सभी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते। वही बात बोल रहे हैं, है ना। प्रगणकों का प्रशिक्षण, आप देखो जो प्रगणक है यानी कि जो गणक है यानी कि जो सूचना एकत्रित करने जा रहा है, जो अनुसंधानकर्ता की हेल्प करता है सूचना एकत्रित करने में, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है, उसको सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, सही नॉलेज नहीं है उसको, तो भी वो क्या करेगा, अक्सर विश्वसनीय आंकड़े हमें नहीं देगा, विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाएगा। देखो क्या लिखा है, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रगणकों के प्रशिक्षण पर भी निर्भर करता है। यदि प्रगणक प्रशिक्षित नहीं होते, अर्थात अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते, तो प्रतिदर्श में विश्वसनीयता नहीं होती, यानी कि जो ये प्रगणक है उनको अपने क्षेत्र का सही नॉलेज नहीं है, तो ये सही डाटा आपको नहीं देंगे, है ना। तो ये भी एक इसकी कमी है। उम्मीद करता हूं ये मतलब कमी नहीं है, मतलब विश्वास करे या ना करे, उस समय आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्रतिदर्श जो है वो विश्वास योग्य है या नहीं, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए जो मुख्य अंतर की बात कर लेते हैं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही जो आपको गुण अवगुण बताया था, तो उसी के आधार पे आप इनमें अंतर बता सकते हैं। जो जनगणना विधि है और प्रतिदर्श विधि है, उसमें क्या मुख्य अंतर है। तो देखो आपको पता है कि जो जनगणना विधि है, जनगणना विधि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें सभी मदों के बारे में जानकारी मिल जाती है, सभी मदों से जानकारी एकत्रित की जाती है। और अगर हम प्रतिदर्श विधि की बात करें तो इसमें कुछ मदों को ही शामिल किया जाता है ना, कुछ मदों से जानकारी एकत्रित की जाती है, ठीक है जी। तो इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक है ना, इसका क्षेत्र सीमित रहेगा, ठीक है। उपयुक्तता की अगर हम बात करें तो जनगणना विधि उस अनुसंधान के लिए उपयुक्त होगा जहां अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो सीमित है ना, मतलब छोटे अनुसंधान क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। अगर हम प्रतिदर्श विधि की बात करें तो प्रतिदर्श विधि जो है वो बहुत बड़े जो मद है, जो बहुत बड़ा जो अनुसंधान का क्षेत्र है, उसके लिए भी वो ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल करके जानकारी जुटा सकते हैं। देखो शुद्धता की अगर हम बात करें तो शुद्धता के मामले में हमेशा जो जनगणना विधि है वो हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि इसमें सभी मदों से जानकारी जुटाई गई है। तो विश्वसनीयता की बात कर लो, शुद्धता की बात कर लो, इसमें हर मामले में जनगणना विधि हमेशा आगे रहता है, ठीक है। प्रतिदर्श विधि में शुद्धता की कमी होती है, क्योंकि कुछ मदों से हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, तो ये ज्यादा शुद्ध नहीं होंगे, है ना। लागत की बात करें तो भैया जनगणना विधि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए इस विधि से जानकारी एकत्रित करने के लिए, लेकिन प्रतिदर्श विधि जो है इस मामले में कम खर्चीला है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, ठीक है। समय की बात कर लो भैया, टाइम बहुत लग जाएगा जनगणना विधि में, लेकिन प्रतिदर्श विधि में बहुत कम लगता है। मदों का स्वरूप, तो देखो मदों के स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसमें ही बता रखा है कि जो जनगणना विधि है, जनगणना विधि से हम मतलब बहुत ऐसी जानकारी हम जुटा सकते हैं जो कि एक जैसे नहीं है, अलग अलग किस्म की जानकारी हमें मिल जाती है ना। एक बार इसको मैं पढ़ देता हूं। देखो जनगणना विधि उस विधि में उस स्थिति में उपयुक्त होती है जिसमें समग्र की मदे जो है विजातीय होती है। विजातीय मतलब कि अलग अलग विशेषताएं होती है, मद जो है, जो आंकड़े जो है वो उनकी अलग अलग विशेषता है। उस विधि में भी हम जनगणना विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि समान जो मद है उस समय ही यूज में लाया जाए। लेकिन प्रतिदर्श विधि की बात करें तो प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल उसी समय किया जा सकता है जब मदे जो है ना, जो समग्र की जो मदे है वो समान होती है, वो सजाई होती है ना, एक जैसी होती है, तभी जाके प्रतिदर्श विधि ज्यादा उपयोगी होता है। और जनगणना विधि उस समय भी उपयोगी रहता है, उस समय ज्यादा उपयोगी होता है, बल्कि जब मदे जो है वो विजातीय है, मतलब अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं और अलग अलग जानकारी हमें इस विधि से मिल जाती है, ठीक है। चलिए आखिरी टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। देखो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले पार्ट में आपको बताया था, आंकड़े एकत्रित करने के हमारे पास जो दो विधि है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। आंकड़े के दो
प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत है उसके बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पे द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने के कुछ और स्रोत होते हैं, जैसे कि एक तो भारतीय सरकार के द्वारा जो जनगणना करवाई जाती है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, जनगणना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और एक है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो नेशनल सैंपलिंग सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण की बात करें तो सर्वेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना भाई। नेशनल सैंपलिंग सर्वेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, ओ का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग बता देना सर्वेक्षण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट में बता देना भाई, और बच्चों को भी पता लग जाएगा जिनको मालूम नहीं होगा। तो भारत की जो जनगणना विधि की अगर हम बात करें, मतलब भारत की जनगणना की अगर हम बात करें, तो जनगणना से हमें बहुत कुछ पता लगता है, जैसे कि जनसंख्या का आकार कैसा है ना, वृद्धि दर कितनी है, वितरण कितना है, मतलब कितनी दूर तक फैला हुआ है, घनत्व कितना है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, कहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या, लोगों के आय के बारे में, लिंग के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में, साक्षरता दर के बारे में हमें किससे पता चल जाता है जी, जनगणना से पता चल जाता है। उसके बाद हम बात करें जो दूसरा आपका जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, सर्वेक्षण को बोलते हैं सर्वे, माफी चाहूंगा, सर्वे, सर्वेक्षण मतलब सर्वे, तो क्या हो जाएगा हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सर्वे, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, जैसे कि रोजगार है, शिक्षा है ना, शिशु मृत्यु दर है, शिशुओं की देखभाल की जो भी चीजें हो रही है, सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि जो राशन है, सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि जैसे राशन का वितरण किस तरीके से हो रहा है ना, इन स्तर के जो राष्ट्रीय स्तर के जो भी सर्वेक्षण की जाती है इसी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण सर्वेक्षण होते हैं, जैसे कि रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, है ना, मातृत्व एवं शिशु देखभाल की बात कर ले, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके देखभाल की बात कर ले, या फिर जो भी सार्वजनिक वितरण विभाग है, इन संबंधित जो भी सूचनाएं हमें मिलती है वो किससे मिलती है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये समय समय पे अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती रहती है, वहां से अपने वेबसाइट पे रिपोर्ट प्रकाशित कर देती हैं, तो उससे भी हम द्वितीयक आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने की दो विधि थी भारत की जनगणना, मतलब दो स्रोत, विधि नहीं बोलेंगे, दो स्रोत बोलेंगे, भारतीय जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। डाउट होगा अगर किसी टॉपिक में तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।